अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारा आज का उन्वान है ख्वाजा हैदर अली आतिश। क्लास नहम में गज़ल शामिल की गई है ख्वाजा हैदर अली आतिश की। और अगर हम दरसी किताब देखें तो इसके सफ़ा नंबर 130 पर ये गज़ल है। गज़ल पढ़ने से पहले हम शायर के मुतालिक पढ़ेंगे, उसका तारुफ पढ़ेंगे स्टूडेंट। वो इस वजह से कि जब भी हम किसी भी शेर की तशरीह करते हैं तो शायर का हमें पता होना चाहिए कि ये किस शायर का है। आपको जब पेपर आता है तो पेपर में ख़ास तौर पर हवाला मतन के जो है ना वो मार्क्स हैं। आपको मार्क्स की डिवीजन अगर आपने पिछले लेसन्स देखे हैं तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि 10 नंबर के आपके 5 अशार आते हैं और उन 5 अशार में भी हर शेर जो है वो 2 नंबर का है। और अगर 2 नंबर की हम डिवीजन करें तो इस 2 नंबर में जो चेक करने वालों को वो एसओपी दी जाती है वो 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5 के हवाले से दी जाती है कि आपने जब शेर की तशरीह चेक करनी है तो उसमें 0.5 जो है वो आपने शायर के गज़ल जो है उसमें 0.5 शायर के नाम का देने हैं। और अगर नज़म है तो उसमें नज़म का नाम और शायर का नाम दोनों के अलग अलग 0.5 नंबर होंगे। तो अभी हम चूंकि कल से शुरू करेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल, उससे पहले हम उनका तारुफ पढ़ लेते हैं कि ये उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा ज़हीरा है हमारे शोरा का, हमारे शायरों का, जिन्होंने बहुत अच्छी गज़लें लिखी, नज़में लिखी। ये मुख्तलिफ असनाफ़ शायरी में उन्होंने अपनी तब आज़माई की और सिलेबस में उर्दू अदब के मैट्रिक के सिलेबस में, इंटरमीडिएट में, मास्टर्स में, बैचलर की उर्दू लिटरेचर में जिन शोरा को शामिल किया गया, जिन शायरों की शायरी शामिल की गई, उनमें क्या ख़ास बात थी कि उनकी जो थी शायरी उसको इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं, जो और ज़्यादा से ज़्यादा 14, 15, 16 साल के स्टूडेंट्स हैं, इनको वो पढ़ाई जाती है ताकि इनको शायरी की जो हौनो है, जो उनकी शायरी की जो इब्तदा है, इब्तदाई तौर पर इन्हें अच्छा लिटरेचर फ्राहम किया जाए। इनका अगली क्लासेस में भी कोई शक नहीं, बहुत अच्छा लिटरेचर है, लेकिन वहाँ पर जहन की पुख्तगी के हवाले से वहाँ पर अशार दिए जाते हैं। यहाँ पर चूँकि बच्चों की अभी जहन उतना पुख्ता नहीं है, इसलिए ज़्यादा उन्हीं शायरों की यहाँ पर गज़ल और नज़म शामिल की गई है जिनकी शायरी में इंतहा दर्जे की पुख्तगी है, जिनमें इश्क़ हकीकी का जिक्र है, जिसमें दुनिया के मसाइल का जिक्र है। अभी हम यही गज़ल पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हर गज़ल में अलग अलग जो उन्वान बांधा गया है वो शायर की ख्वाजा हैदर अली आतिश की खासियत है। अब पढ़ते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश कौन थे। ख्वाजा हैदर अली आतिश, उनका असल नाम था हैदर अली, तखल्लुस आतिश करते थे। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आतिश का मतलब है आग। उनकी तबीयत भी कुछ ऐसी थी, वो हम पढ़ते हैं कि तबीयत कैसी थी, क्यों उन्होंने लफ्ज़ आग को, लफ्ज़ आतिश को अपना तखल्लुस बनाया। फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुए। जब मैं आपको शायरी पढ़ाती हूँ तो 2 लफ्ज़ लखनऊ और दिल्ली, ये 2 लफ्ज़ आप नोट कर लिया करें, क्योंकि उसका पूरा असर रसूख है उस शायर की तरबियत में, उस शायर की लिखाई में, उस शायर के अंदाज़े सुखन में, उस शायर के सोचने के अंदाज में। जहाँ की मट्टी है, जहाँ इंसान पैदा हुआ है, जहाँ उसकी परवरिश हुई है, जहाँ उसने तालीम और तरबियत हासिल की, वो कभी भी मिटती नहीं। एक शख्स है, उसे यहाँ से पाकिस्तान से उठा के अफ्रीका में जा बिठाया जाए, बिल्कुल अलग अलग माहौल मिलेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में उसने अपनी सगीर सनी में, अपनी कम उम्री में सीखा है, अपनी तालीम और तरबियत में सीखा है, आप वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो तरबियत उसकी माँ के क्या कहते हैं कि गोद से लेके, तरबियत तो माँ की गोद से शुरू हो जाती है, वो कब्र तक चलती है। तो मैंने लफ्ज़ यहाँ पर नोट करवाया है लखनऊ। दूसरा लफ्ज़ मैं नोट आपको करवाऊंगी दिल्ली। हमारे उर्दू अदब के जो क्लासिकल शायर हैं, जिनकी शायरी हम इसमें पढ़ते हैं, और ख़ास तौर क्लासिकल पोइट्स में मैं कहूँगी कि जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान या उससे पहले के हमारे शायर, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद नहीं, उससे पहले के जो हमारे पोइट हैं, उनकी जो जहनी सतह थी वो उस तरह के माहौल के मुताबिक थी। उस वक्त का जो पस मंज़र था, जो
हालात का तनाजुर था उसके हवाले से थी। तो फैजाबाद लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ मैंने अंडरलाइन वर्ड करवाया है आपको। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। स्टूडेंट्स, ख्वाजा हैदर अली आतिश के जो वालिद थे वो बहुत कम उम्र में ही वफात पा गए। अगर वो ज़िंदा रहते ये तो जिस घराने में आँख खोली थी इन्होंने, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने, वो तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ घराना था, वहाँ पैसे की भी रेल पेल थी, कोई इसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था। लफ्ज़ दो मैंने आपको अभी अंडरलाइन करवा दिए हैं कि पैदा कहाँ हुए हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, लखनऊ में, और वालिद कहाँ के हैं, दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने के। ये क्यों मैंने आपको दो लफ्ज़ अंडरलाइन करवाए हैं, उसकी वजह ये है कि लखनवी दबस्तान और दहलवी दबस्तान, दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दिल्ली के जो लोग थे वो दिल की बात उनकी शायरी में छलकती नज़र आती थी, और जो लखनवी दबस्तान से मुराद है ख्यालात की दुनिया, जो उस सोच के लोग थे लखनवी दबस्तान के, उनमें पहली मैंने बात आपको बताई कि दहलवी दबस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनकी शायरी में हमें क्या बात नज़र आती है, दिल की बात नज़र आती है, जो दिल पे गुजरता है वो दहलवी दबस्तान। और जो लखनवी दबस्तान है वो आंख की। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने जहन में रखनी है, उससे आपको ये समझ आएगी दिल की बात और आंख की बात। ये नहीं कि जो लोग दिल की बात करते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, या जो आंख की बात करते हैं उनके दिल बंद होते हैं, वो दिल से जो है ना महसूस कुछ नहीं करते। लेकिन ये एक छोटी सी तारीफ बयान की गई है सिर्फ समझने के लिए कि दहलवी दबस्तान और लखनवी दबस्तान में क्या फ़र्क है। वो फ़र्क अगर हम यहाँ बयान करने लगे तो उस पर पूरे अलग से लेक्चर हो जाएंगे, लेकिन अभी 10 क्लास में आप 9-10 क्लास में आपके लिए ये सिर्फ जानना ज़रूरी है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश लखनऊ में पैदा हुए। इसका मतलब क्या है कि उनकी सोच लखनवी दबस्तान के हवाले से उनकी सोच थी, और वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से थे, और उनकी जो दहलवी दबस्तान की जो खसूसियात थी वो भी, और लखनवी दबस्तान की दोनों खसूसियत किस में आ गई, ख्वाजा हैदर अली आतिश में। आतिश सगीर सन थे, सगीर सन से मुराद छोटी उम्र के थे कि उनके वालिद वफात पा गए। शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली छोड़कर फैजाबाद आ गए। अब दोनों जगह पे उनकी ज़िंदगी गुजरी, लखनऊ में पैदा हुए, कुछ देर वहाँ रहे, फिर वालिद दिल्ली के थे वो वहाँ ले गए होंगे, और फिर वहाँ से ये जब उनके वालिद की वफात हो गई तो शुजाउद्दौला के दौर में वो कहाँ आ गए, फैजाबाद आ गए। हमारे बहुत से शायरों ने अपने इसमें शायरी में लखनऊ, दिल्ली और फैजाबाद 3 जगह का जिक्र किया है, क्योंकि ये बरसगीर में तीनों जगह ऐसी थी जहाँ पर बाकायदा शायरों का इनकाद होता था, बाकायदा शायरों की तरबियत होती थी, शायर एक दूसरे से मुकाबलाबाजी करते थे, एक दूसरे से अदबी मार्के करते थे, उससे उनकी तालीम और तरबियत शायरी के हवाले से मुकम्मल होती थी। वालिद की वफात की वजह से तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी खान के ये मुलाजमत इख्तियार कर ली। ये बात इस वजह से यहाँ दोनों बातें बयान की हैं कि वालिद की वफात की वजह से तालीम और तरबियत मुकम्मल, बहुत से शायर हैं हमारे जिनकी बाकायदा स्कूलिंग नहीं है, बाकायदा तालीम और तरबियत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ बेहतर तरीके से ना हो सकी। वो हम इस तरह कहेंगे कि जब किसी अदबी मार्के में जाया करते थे हैदर अली आतिश, तो उनका जो हुलिया होता था, उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है कि वो ऐसे ही होता था जैसे अदबी मार्के में नहीं बल्कि दूसरे मार्के में जा रहे हैं, कहीं पहलवानी करने जा रहे हैं। हाथ में उनकी तलवार हुआ करती थी, उन्होंने तेल शेल मला होता था, ऐसे जैसे पहलवान कहीं जो है ना वो अपने अखाड़े में जा रहा है, इस तरह वो अदबी मार्के में जाया करते थे। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी खान की मुलाजमत इख्तियार कर ली। अब जब उन्होंने नवाब मिर्ज़ा तकी खान की मुलाजमत इख्तियार की है तो उनके साथ फिर कहाँ आगे हैं, फैजाबाद से कहाँ आ गए, लखनऊ आ गए। शायरी में मसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। मसहफ़ी खुद बहुत बड़े शायर हैं, और उनके जो है ना वो शागिर्द कौन हुए, ख्वाजा हैदर अली आतिश। मसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार कर ली उनके अपने हम असर शायर इमाम बख्श नासिख। स्टूडेंट ये नाम आपने याद रखने हैं। मसहफ़ी उनके
उस्ताद का नाम है, आपको जो है ना इसमें एमसीक्यूज में आ सकता है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश का अपना नाम क्या था। उनका नाम था हैदर अली, उनका तखल्लुस क्या था, आतिश था। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, या वो कहाँ पैदा हुए, वो लखनऊ में पैदा हुए। या उनके उस्ताद का क्या नाम था, उनके उस्ताद का नाम था मसहफी, जो खुद बहुत बड़े शायर थे। और उनके किस हम असर, स्टूडेंट लफ्ज है हम असर। हम असर से मुराद है एक ही असर का मतलब होता है जमाना, वक्त। हम असर एक ही जमाने में, एक ही वक्त में एक जिंदगी गुजारने वाले अफराद जो हैं उन्हें हम असर कहते हैं। अपने हम असर शायर इमाम बख्श नासख भी बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। मैं इस वजह से इनको कहूँगी कि इनके जो शायर वो शागिर्दों की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी। मसहफी के शागिर्द बहुत ज़्यादा थे, आतिश के नासिख के शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनसे उनके कई अदबी मार्के हुए। मैं पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुकी हूँ अदबी मार्के। अदबी मार्के का मार्के से मुराद है लड़ाई झगड़ा, और अदबी मार्के से मुराद है कि वो क्या कैसे वो अदबी मार्के होते थे कि कोई ना कोई पॉइंट जो है ना एक जगह मुकर्रर कर ली जाती थी कि वहाँ पर 2 माह बाद, 3 माह बाद, 6 माह बाद जो वो टाइम दिया जाता था कि इतने वक्त के बाद वहाँ पर मुशायरा होगा किसी नवाब के, हाँ होगा, किसी जो है ना शाही दरबार में होगा, तो वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे, वहाँ पर अपनी अपनी गज़लें, अपनी अपनी नज़में सुनाई जाएंगी। तो जब मार्के के लिए जाते थे तो आतिश अपनी एक बड़ी तादाद शागिर्दों की होती थी उसके साथ जाते थे। नासख जो थे वो अपनी एक बड़ी तादाद शागिर्दों की लेके वो भी जाते थे। अब सब ने अपनी अपनी गज़लें, अपनी अपनी नज़में तैयार की होती थी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि उर्दू अदब में इजाफा होता था। जितनी वो अदबी मार्के के लिए गज़लें और नज़में अच्छी से अच्छी तैयार करते थे, उतनी की क्या होती थी, उतनी किताब में और इजाफा होता जाता था उर्दू अदब में। तो इसलिए उनके जो अदबी मार्के उनका ख़ास तौर पर जिक्र है। आप कलंदराना मिजाज के हामिल थे। कौन कलंदराना मिजाज के हामिल थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश। स्टूडेंट, कलंदराना मिजाज से मुराद है ऐसा इंसान जिसको पैसे की हवस ना हो, जिसको पैसे से ताल्लुक ना हो, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी गुजर रही है और उससे ज़्यादा पैसा जमा करने का ख्याल ना आए। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, वो कनात पसंद हो कि जितनी मेरी ज़िंदगी जितने महदूद वसाइल में रह के अच्छी गुजर रही है, मैं इस पे ही शाकर हूँ। उसे कहते हैं कलंदराना मिजाज का हामिल शख्स। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश कलंदराना मिजाज के हामिल थे, इसलिए किसी दरबार से मुंसलिक ना हुए। स्टूडेंट, लफ्ज आया है दरबार। अब ये मैं आपको बता दूं, ये दरबार शाही दरबार है। किसी भी नवाब का शाही दरबार, नवाब जो थे उन्होंने भी अपने दरबार में लोगों को बुलाते थे, उनकी मदद करते थे, या अपनी जो उनकी रियासतें होती थी उसका सारा इंतज़ाम दरबार में बैठ के देखते थे। या शाही दरबार से मुराद है बादशाह का दरबार, जिसमें पूरे बरसगीर के मसाइल जो है ना वो देखे जाते थे, फैसले किए जाते थे, वहाँ पर मामलात हैंडल किए जाते थे। तो कहते हैं वो किसी दरबार से मुंसलिक ना हुए। किसी दरबार से मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर नवाब जो थे उन्होंने भी अपनी जो है ना रियासतें, अपनी रियासतें और अपने शाही दरबार बनाए हुए थे। आगे हम किताब बाद में पढ़ते हैं, पहले हम उनका अंदाजे बयान देखेंगे। आतिश गज़ल गो शायर थे। स्टूडेंट, गो का मतलब गाने वाला, कि वो गज़ल इतनी खूबसूरत गज़ल लिखते थे, उसमें इतने तरन्नुम के आसार पाए जाते थे कि गज़ल गो वो गज़ल गाया करते थे। जब अदबी मार्का होता था तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए गज़ल को गाते थे, गज़ल की तैयारी की जाती थी। इनकी गज़लों में तगज़ल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तरन्नुम उसमें यानी गाने के अंदाज में वो गज़ल इतनी अल्फाज के हवाले से हल्की फुल्की होती थी, इतनी बहर में अपने वज़न में कि वो बड़े ही सुरीले अंदाज में गाई जा सकती थी। इनकी गज़लों में तगज़ल की बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं, वो भी अपने ज़माने के दीगर शोरा की तरह शायरी को शायराना सनाई से मुराद है सनाए बदाए, यानी सनतों का इस्तेमाल करना, एक एक लफ्ज़ को सनत के मुताबिक कि इसमें सनत मुतज़ाद इस्तेमाल करनी है, सनत मुतरादफ यहाँ इस्तेमाल होगी, ये सनत मिरातुन नज़ीर यहाँ पर इस्तेमाल होगी, यहाँ तमसील लाएंगे, यहाँ पर इस्तारा है, यहाँ पर तशबीह है, यानी पूरी इंजीनियरिंग की जाती थी गज़ल की कि किस किस शेर में मैंने कौन कौन सी सनत इस्तेमाल करनी है। तो कहते शायराना सनाई मरस्साकारी और अल्फाज की नगीनाकारी कहते थे। ये मरस्साकारी और नगीनाकारी से मुराद है कि कोई भी जेवर है, फर्ज किया जैसे मैंने ये
रिंग पहनी हुई है, तो इसमें इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से नग लगे होने चाहिए। नगीने से मुराद है कि नगीने कौन से लगे होने चाहिए, वो अपनी गजल की इस तरह तैयारी करते कि गजल का जो मतला है, उसका जो मक्ता है, उसके जो दरमियान के शेर हैं, वो मैंने कौन कौन सी सनत कहाँ कहाँ मैंने नगीने की तरह फिट करनी है। जैसे जेवरात में सुनार करता है, वो एक एक चीज का पहले उस डिजाइन बना लेता है, फिर इस डिजाइन के मुताबिक सारा जेवर तैयार करता है। तो वो अपनी गजल नगीनाकारी के लिहाज से तैयार करते थे कि गजल में कौन कौन सी बेहतरीन चीज इस्तेमाल की जाए, सनत इस्तेमाल की जाए कि जब मैं अदबी मार्के में जाके गजल पढ़ूं तो वहां पर मेरा हम पल्ला कोई भी ना हो। ताहम आतिश के यहाँ आमियाना और सूखियानापन, ये जो लफ्ज है आमियाना और सूखियानापन, ये ताल्लुक किससे रखते हैं, लखनवी दबस्तान से। जब आंख की शायरी की जाती है, जो कुछ आंख से नजर आता है उसको उसी तरह बयान कर दिया जाता है, तो फिर क्या आता है, फिर आमियाना और सूखियानापन आता है। वहां पर फिर सलीके का, अदब का लिहाज नहीं रखा जाता। इसलिए ये लफ्ज मैंने लिखा है आंख की बात लखनवी दबस्तान में, और दहलवी दबस्तान मैंने दिल की बात इसलिए की है कि वहां पर अदब और सलीके का लिहाज रखा जाता था। तो कहते हैं कि वो अल्फाज की मरस्साकारी करते, नगीनाकारी करते, लेकिन फिर भी आतिश के हाँ क्या है, आमियाना सूखियानापन दिखाई नहीं देता। अदब और सलीका इस कदर मौजूद है जो उस वक्त के लखनवी शोरा के कलाम में जा बजा नजर आता था। जगह जगह लखनवी दबस्तान के किसी भी शायर का पढ़ ली जाती थी गजल, उसका कलाम पढ़ लिया जाता था, तो वो सारी की सारी आम की शायरी होती थी, उसमें दिल की शायरी बहुत ही कम होती थी। आतिश के कलाम में फ़क्र गना, तवक्कल, तसव्वुफ, दुनिया की बेसबाती, कनात पसंदी, दरवेशाना रंग और इखलाकी मज़ामीन बकसरत दिखाई देते थे। स्टूडेंट्स, जो मैंने शुरू में बात की कि 9-10 क्लास में जो इंटरमीडिएट में और मैट्रिक के सिलेबस जब मरतब किया जाता है, तो वहाँ पर उन शायरों की शायरी रखी जाती है जिनकी शायरी में इखलाकी मज़ामीन बकसरत पाए जाए। उन लोगों ने अपने दिल की बात तो की ही है अपनी शायरी में, लेकिन उसमें ये इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला के इश्क का रंग पाया जाए। वहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ, दुनिया की बेसबाती के, दुनिया के फना हो जाने के, दुनिया के यहाँ पर आर्जी होने के और इखलाकी मज़ामीन जगह जगह नजर आए, उस शायर की शायरी शामिल की जाती है। इनकी गज़लों में तगज़ल, रजायत, सादगी और सलासत, नादर तशवीहात और इस्तारात, उम्दा सनाए बदाए, रिंदाना मौज़ूआत। अब लफ्ज़ रिंदाना में ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही कि जब हम तशरीह करेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। रिंदाना मौज़ूआत भी है, एक पीने पिलाने के हवाले से मौज़ूआत, जो हमारे उर्दू अदब में ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ साकी और पीना पिलाना जो है ना, वो जाम, ये इस्तेमाल होते हैं। रिंदाना मौज़ूआत और आतिश बयानी की खसूसियात पाई जाती हैं। अगर हम उनकी किताबों का जिक्र करें तो आतिश की तसानीफ में उनका कुलियात होता है किताबों का मजमुआ। कुलियात ही अहम है जिसमें उनका सारा कलाम शामिल है, जो मुख्तलिफ असनाफ़े सुखन की सूरत में मौजूद है। यानी एक कुलियात में तमाम उनकी छोटी बड़ी जितनी किताबें हैं उनको जमा कर दिया गया है, और वही सबसे अहम है। उसी से हमें ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो अंदाज़े बयां है, अंदाज़े सुखन है, उसका अंदाज़ा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो मैंने आपको पहले MCQs बताए हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के हवाले से, वो आपने याद कर लेने हैं। ये जितना ये वाला अभी मैंने पोर्शन आपको समझाया है कि उनकी शायरी की अहम खसूसियात क्या है, ये सारी की सारी आपने तशरीह में लिखनी है। ये आपको MCQs में नहीं आएंगे। MCQs में आपको ये वाला हिस्सा आएगा, यहाँ सारा तशरीह में आपको मदद ये देगा। तशरीह में ये सारा कुछ उनका अंदाज़े बयान लिखना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।